Yeah, very good morning, students. On behalf of Subhash Academy, I welcome you on this YouTube channel, and I congratulate you for your half yearly examination. And I hope your examination has gone very well. Now you have to be ready for your annual examination. In this sequence, today we are going to discuss the second part of your chapter. This is Jodi's Fan from class 8 English Honeydew. Let's start the lines of the chapters. As you have seen, students, in the last first part, we have studied that when Melville asked Jody, how did you recognize whether the fawn was she or he? Then Jody replied that if the fawn is she, then its spots will be in not in a sequence or not in a order. It will be in zigzag form. While in a he fawn, you can say the spots will be in a line. कहने का मतलब ये है, जब मिलवील जॉडी से पूछता है कि तुमको कैसे पता कि ये फॉन शी है या ही है, यानी मादा है या नर है, मेल है या फीमेल है, तो जॉडी आंसर देता है कि अगर ये फॉन शी होती तो इसके बॉडी पर जो स्पॉट्स हैं काले काले, जो लाइनें होती हैं, वो स्पॉट्स जिग फॉर्म में होते, और जबकि इस फान के ऊपर जो लाइनें हैं वो एक लाइन में है, सो इट इज ही नॉट शी. The spots were all in line. On a dauphin passage, spots are every which way. Every which way मतलब in different directions, जैसा कि दिया भी गया है. तो let start the second part. Jody gave himself over to thoughts of the fawn. They passed the abandoned clearing. Jody gave his over to thoughts of the fawn. Gave himself over मीन्स होता है सबमिट टू समवन, यानी किसी को समर्पित कर देना. गेव हिमसेल्फ ओवर या गिव हिमसेल्फ ओवर मतलब अपने आप को किसी को समर्पित कर देना या किसी के ख्यालों में खो जाना. तो यहाँ दिया है कि जॉडी गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट्स ऑफ द फान, यानी जॉडी अपने ख्यालों को फान में, यानी उस छोटे से हिरन के बच्चे में समर्पित कर देता है. यानी जॉडी कंटिन्यूअसली उस फान के बारे में सोच रहा होता है. दे पास्ड द अबैंडन्ड क्लियरिंग. अबैंडन्ड का मतलब होता है छोड़ा हुआ, यानी कोई ऐसा स्थान जो प्लेन हो, छोड़ा हुआ हो. जैसे जंगल के बीचों बीच आप अक्सर देखते हैं कि बहुत से ऐसे प्लेसेस होते हैं जो प्लेन होते हैं और वहाँ पे साफ घास के मैदान होते हैं, वहाँ कोई बड़े बड़े पेड़ नहीं होते हैं. जैसे कंटिन्यूसली जंगल में लगातार पेड़ ही पेड़ नहीं होते हैं, बीच बीच में खाली मैदान होते हैं जिसको हम मीडो भी कह सकते हैं, और कहीं पे जो ज़मीन होती है वो काफ़ी जिग होती है, उबड़ खाबड़ होती है, टम्बल्ड होती है. तो जंगल इसी तरह से होते हैं. तो वही यहाँ पे कहा गया कि दे पास्ड, यानी वे गुजरे, द अबैंडन्ड क्लियरिंग, यानी एक छोड़े हुए साफ मैदान से होकर. ही सेड कट टू द नॉर्थ मिलवील, यानी जॉडी ने मिलवील से कहा कि नॉर्थ की तरफ मुड़िए. इट वॉज अप हियर दैट पा गॉट बाइटन बाई द स्नेक एंड किल्ड द डो एंड आई सॉ द फान. जॉडी कहता है कि
ये यही स्थान है जहाँ पर मेरे फादर को स्नेक ने बाइटन यानी काटा था, एंड किल्ड द डॉग, और उन्होंने मादा हिरन को मारा था। एंड आई सॉ द फॉन, और मैंने उस हिरन के बच्चे को यहाँ देखा था। सडनली जॉडी वॉज अनविलिंग टू हैव मिलविल विथ हिम। अचानक से जॉडी मिलविल का अपने साथ रहना अच्छा महसूस नहीं करता है। सडनली मिस होता है अचानक, और अनविलिंगली, अनविलिंग माने अनिच्छा करना, यानी इच्छा का न करना, यानी पसंद न करना, टू डज नॉट लाइक। तो सडनली जॉडी वॉज अनविलिंग, यानी अचानक से जॉडी को ये इच्छा नहीं रही थी टू हैव मिलविल, कि मिलविल उसके साथ रहे, विथ हिम यानी वहां पर, यानी उसके साथ, यानी अचानक से जॉडी ये फील करने लगता है कि मिलविल उसके साथ न रहता तो अच्छा होता। इफ द फान वॉज डेड, यदि वो फान मर गया होगा, और कुड नॉट बी फाउंड, यदि खोजा न गया, ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन, तो ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन, तो वो अपनी निराशा को किसी को देखने नहीं देता, यानी जॉडी निराश हो जाता। अगर वो फान मर गया होता या न मिलता तो वो निराश होता। तो वो चाहता है कि उसके डिसअपॉइंटमेंट यानी निराशा को कोई देख न सके। तो कह रहा है ही कुड नॉट हैव ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन, यानी वह अपनी निराशा को किसी को दिखाना नहीं चाहता है। एंड इफ द फान वाज देयर, और अगर फान वहां होगा, द मीटिंग वुड बी सो लवली, तो उसकी मीटिंग जो फान से होने वाली है वो बहुत ही लवली यानी बहुत ही प्यारी होगी। एंड सो सीक्रेट दैट ही कुड नॉट एंड्यूर टू शेयर इट, और वो इतनी रहस्यमयी होगी कि वो कुड नॉट एंड्यूर टू शेयर इट, कि वो किसी को शेयर नहीं करना चाहेगा। यानी फान से जब जॉडी की मुलाकात उस जंगल में होती तो वो दृश्य बहुत ही लवली होता, और वो उस समय अपनी खुशी का इजहार कर पाता, अपने हैप्पीनेस को शो कर पाता। और वो इस चीज को अकेले करना चाहता है जॉडी। जैसे आप जंगल में अकेले हो और आप किसी चीज को खोज रहे हो और वो चीज आपको अचानक से मिल जाए, तो आप उस समय शांति से उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे, या उस चीज को पाकर बहुत खुश होंगे और अपनी खुशी को प्रकट करेंगे, शो करेंगे। तो जाहिर सी बात है जंगल में आपको कोई देख नहीं रहा होगा, तो आप अपने हैप्पीनेस को शो करेंगे, आप वहां पर इंजॉय करेंगे। तो इन द सेम वे जॉडी कह रहा है कि यदि वो फान से मिल जाता तो उसकी मीटिंग कितनी अच्छी होती, और वो अपने इस मीटिंग को किसी से भी एंड्यूर का मतलब होता है टॉलरेट करना यानी सहन करना, और टू शेयर माने बांटना, यानी बांटने को सहन नहीं कर पाता, यानी वो बांट नहीं पाता, ऐसा जॉडी कह रहा है। He said, "It is not for now, but the scrub is very thick for a horse. I can make it on foot." अब उसने कहा इट इज नॉट फॉर नाउ, यानी अब ये दूर नहीं है, बट द स्क्रब इज वेरी थिक। स्क्रब मतलब होता है श्रब, श्रब मतलब झाड़ियाँ, जो झाड़ झंखाड़ होते हैं जंगलों में, झाड़ियाँ जो होती हैं तो उनको श्रब्स कहते हैं या स्क्रब्स कहते हैं। तो जो झाड़ियाँ थी वो बहुत घनी हो गई थी एक घोड़े के लिए, यानी अब घोड़ा उन झाड़ियों में नहीं चल पा रहा था। आई कैन मेक इट ऑन फूट, तो अब हम लोग पैदल चल सकते थे। बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉस बॉय, सपोज यू गॉट लॉस्ट और गॉट बाइटन बाई द स्नेक टू। अब देखिए ये मिलवील कह रहा है बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ने में खतरा महसूस कर रहा हूँ, भय महसूस कर रहा हूँ। सपोज यू गॉट लॉस्ट, मान लो कि तुम कहीं खो गए, और गॉट बाइटन या काट लिए गए बाई द स्नेक, सांप के द्वारा, यानी ये सांप ने यदि तुम्हें काट लिया, तुम खो गए तो क्या होगा।
आई विल टेक केयर। अब जॉडी कह रहा है कि मैं ध्यान दूंगा, मैं सजग रहूंगा। आई विल बी केयरफुल। इट माइट टेक मी अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फॉन। हो सकता है कि मुझे उस फॉन को खोजने में लंबा समय लग जाए। इफ ही इज वॉन्डर्ड, यदि वो खोजने लगे। लीव मी ऑफ राइट हियर, तुम मुझे यहीं पर छोड़ दो। ऑल राइट बट यू टेक इट ईजी नाउ। ठीक है, मैं तुम्हें यहीं छोड़ देता हूँ, मिलवील कह रहा है, लेकिन तुम थोड़ा आराम से रहना, घबराना नहीं। यू नो नॉर्थ हियर, तुमको पता है कि यहाँ उत्तर है, एंड ईस्ट और पूरब किधर है, देयर एंड देयर, यहाँ और यहाँ। दैट टॉल पाइन मेक्स अ बियरिंग। अब देखिए यहाँ पे दैट टॉल पाइन, यानी वो लंबे लंबे पाइन के पेड़, मेक्स अ बियरिंग, यानी बियरिंग का मतलब यहाँ पे है डायरेक्शन। दैट टॉल पाइन, पाइन का मतलब देवदार हो गया, यानी देवदार के जो बड़े बड़े पेड़ हैं, मेक्स अ बियरिंग, यानी एक डायरेक्शन बता रहे हैं। यानी वो बड़े बड़े देवदार के पेड़ हमें डायरेक्शन शो कर रहे हैं। ठीक है, बियरिंग का मतलब यहाँ पे डायरेक्शन है। सो लॉन्ग, है ना। अब देखिए वो कह रहा है सो लॉन्ग, यानी सी यू अगेन। ठीक है, वो बाय उसको कहता है कि मैं तुम्हें फिर मिलूंगा। सो लॉन्ग, मिल विल भी कहता है, ठीक है। आई एम ओब्लाइज्ड, मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा। ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूप्स टू इंड। अब हूप्स मीन्स क्या होता है, तो हूप्स मीन्स जो घोड़ों के खुरों की आवाज होती है, उनके पैरों की जो आवाज होती है, उसको हूप्स कहते हैं। तो यहाँ पे कहा गया कि ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूप्स टू इंड, उसने हूप्स के आवाज के खत्म होने का इंतजार किया, यानी जब तक कि मिलवील वहां से चला नहीं गया तब तक जॉडी ने वहां वेट किया। देन कट टू द राइट, फिर वो राइट डायरेक्शन में मुड़ गया। द स्क्रब वॉज स्टिल, वो झाड़ियां अभी भी उसी तरह की थी। ओनली हिज ओन क्रैकलिंग ऑफ ट्विग्स साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस, यानी जंगल की उस साइलेंस में, जंगल की उस शांति में केवल टहनियों के टूटने की आवाज हो रही थी, और जो केवल जॉडी के द्वारा की जा रही थी। यानी ओनली हिज ओन क्रैकलिंग्स, यानी केवल उसके क्रैकलिंग्स ऑफ ट्विग्स, माने ट्विग्स माने होता है टहनियाँ। टहनी का मतलब समझते हैं, जो पेड़ होती हैं उनकी छोटी छोटी जो शाखाएं होती है पतली पतली, तो उनको ट्विग्स कहते हैं। तो सूखे हुए जो ट्विग्स होते हैं जब उन पर पैर पड़ते हैं तो वो टूटती हैं, तो उनके टूटने की जो आवाज है उसको इंग्लिश में यहाँ कहा गया है क्रैकलिंग्स। यानी क्रैकलिंग्स ऑफ ट्विग्स साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस, यानी उस साइलेंस में गूंज रही थी, आवाज कर रही थी। ही वॉन्डर्ड फॉर एन इंस्टेंट इफ ही हैड मिस्टेकन हिज डायरेक्शन, यानी उसने एक क्षण महसूस किया या सोचा कि क्या वो डायरेक्शन मिस कर रहा है, या डायरेक्शन भूल रहा है, दिशाओं को भूल रहा है। देन अ buzzard rose in front of him, तभी उसके सामने गिद्धों के एक झुंड ने आवाज किया। देन अ बजर्ड रोज, रोज माने होता है उठना या उड़ना, और बजर्ड का मतलब होता है लॉन्ग बर्ड्स लाइक वल्चर्स, यानी बड़े बड़े जो पक्षी होते हैं जैसे गिद्ध है, चील है, जो बड़े बड़े पक्षी होते हैं जो कि डेड लीव्स को खाते हैं, डेड लाइव्स को खाते हैं, मरे वो जीवों को खाते हैं, तो उनको बजर्ड कहते हैं। देन अ बजर्ड रोज इन फ्रंट ऑफ हिम, तभी उसके सामने गिद्धों का एक झुंड उड़ा। एंड फ्लैप्ड इनटू द एयर, और हवा में उड़ गया। ठीक है, बजर्ड का मतलब होता है आवाज करने से मतलब है, यानी बड़े बड़े पक्षियों का जो झुंड है जो आवाज करता है वो है।
देखिए यहाँ दिया भी है, ए लार्ज बर्ड लाइक द वल्चर दैट ईट्स द फ्लेश ऑफ डेड एनिमल्स, तो उसको बजर्ड करते, लेकिन यहाँ पे कहेंगे उनकी आवाज। ही केम इन टू द क्लियरिंग अंडर द ओक्स, यानी वो बड़े बड़े ओक ट्रीज के नीचे से होता हुआ उस क्लियरिंग के पास पहुंचा। बजर्ड सैट इन अ सर्कल राउंड अराउंड द कार्कस ऑफ द डॉग, और वो गिद्धों का झुंड उस मरे हुए हिरनी के चारों तरफ इकट्ठा था। कार्कस मतलब होता है डेड बॉडी, डेड बॉडी मतलब जानवरों या पक्षियों का जो बॉडी होता है उसको कार्कस कहते हैं। तो कार्कस ऑफ डॉग मतलब यानी उस मादा हिरनी के लाश के चारों तरफ वो सब वल्चर्स इकट्ठा थे। एंड हिस्ड एट हिम, और वो लोग उसको देखकर उसकी तरफ थोड़ा डराए, उसको आवाज की, हिस के, हिस मतलब आवाज करना। ही थ्रू हिज बो एट देम, तो उसने उनकी तरफ अपने हाथ में एक लकड़ी का टहनी लिया था, तो उसने उनकी तरफ फेंका। एंड दे फ्लू इनटू एन एडजेसेंट ट्री, और वे सभी वल्चर्स बगल के एक ट्री पर जाकर बैठ गए। एडजेसेंट मतलब होता है बगल में, न तो सामने न पीछे, बगल में, यानी अगल बगल हिंदी में कहते हैं ना, दाएं और बाएं, तो अगल बगल। तो वो लोग एक बगल के पेड़ पर बैठ गए। द सैंड सोड लार्ज कैट प्रिंट्स बट द बिग कैट्स किल्ड फ्रेश, एंड दे हैड लेफ्ट द डो टू द कैरियन बर्ड्स। द सैंड सोड यानी जंगल के जो धूल थे, सैंड माने होता है धूल या मिट्टी, और सैंड मीन्स सॉइल भी कहते हैं, रेत, सॉरी सैंड मीन्स रेत है। तो जंगल में जो धूल है या रेत है, वो ये प्रकट कर रहे थे कि कोई बड़ा सा जानवर, लार्ज कैट प्रिंट्स यानी बड़े से बिल्ली के निशान, यानी बड़े से जानवर के निशान, यानी जैसे लग रहा था कि किसी बड़े जानवर के निशान यहाँ पर हैं। बट द बिग कैट्स किल्ड फ्रेश, लेकिन बड़े जानवर मारकर ताजा मांस खाते हैं, यानी जानवर को मार के ताजा मांस खाते हैं। एंड दे हैड लेफ्ट द डोर टू द कैरियन बर्ड्स, और उन लोगों ने उस मादा हिरनी को कैरियन बर्ड्स के लिए छोड़ दिया है। अब कैरियन बर्ड्स क्या होते हैं? तो कैरियन बर्ड्स वो होते हैं जो सड़े गले मांस को खाने वाले पक्षी होते हैं, उनको कैरियन बर्ड्स कहते हैं। He parted the grass at the place where he had seen the fawn, यानी तो वो उस घास के मैदान से होकर गुजरा जहां पर उसने उस फान को देखा था। It did not seem possible that it was only yesterday, यानी it did not seem possible, यानी ऐसा एकदम भी नहीं लग रहा था कि ये कल की ही बात थी। The fawn was not there, fawn वहां पे नहीं था। He circled the clearing, तो जॉडी उस क्लियरिंग के चारों तरफ से होकर गुजरा। देयर वॉज नो साउंड, वहां कोई आवाज नहीं थी, नो साइन, और न ही कोई चिन्ह थे। जब द बजर्ड्स क्लैक्ड दियर विंग्स, तो जो बजर्ड्स थे उनके पंखों की आवाज बस आ रही थी। इम्पेशेंट टू रिटर्न टू दियर बिजनेस, और वे लोग वापस से अपने काम पे लौटने को अधीर थे। इम्पेशेंट मतलब चाहते थे कि जल्दी से ये लड़का यहाँ से जाए और हम लोग फिर से उस मादा हिरनी को खाने लगे जिसको कि जॉडी के फादर ने ही मारा था। He returned to the spot where the fawn had emerged and dropped on all fours. He returned to the spot where the fawn had emerged. वो उस स्थान पे पहुंचा जहां पर कि वो फान दिखाई दिया था। एंड ड्रॉप्ड ऑन ऑल फोर्स, और वो
अपने हाथ और पैरों पर गिर गया। यानी जॉडी अपने हाथ और पैर दोनों ही जमीन पे रख दिया, यानी वो एनिमल की तरह चलने लगा। स्टडिंग द सैंड फॉर द स्मॉल हूप प्रिंट्स, और वो नीचे धूल में निशानों को ध्यान से देखने लगा। स्मॉल हूप प्रिंट्स यानी खुरों के छोटे छोटे निशानों को देखने के लिए। द नाइट इज रेन एंड हैड वॉश्ड अवे ऑल ट्रैक्स, रात में बारिश हुई थी इसलिए सारे निशान धुल चुके थे। एक्सेप्ट दोज ऑफ कैट एंड बजर्ड, केवल उन बड़े बड़े जानवरों का और उन बजर्ड्स के पैरों के निशान वहां बस थे। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि जो जॉडी है वो मिलव्हील के साथ घोड़े पर बैठकर वापस उसी जंगल में जाता है और उसी स्थान पे जाता है जहां पर कि उसके फादर ने उस डो को मारा था, और जॉडी चाहता है उस फान को खोज कर अपने घर लाना, और वो उसकी खोज में है, वो उसे खोज रहा था। और खोजते खोजते वो एक एबेंडेंड क्लियरिंग के पास पहुंचता है जहां पर भी वो डोम मरा हुआ था, और वहां पर चारों तरफ बड़े बड़े पक्षियों का झुंड उस डोब को घेरे हुआ था, उसको वो खा रहे थे। और जॉडी ने ये सब देखा तो एक बो यानी एक टहनी उनकी तरफ फेंका, और वे सभी डोब उड़कर बगल वाले पेड़ पर बैठ गए। फिर वापस से जॉडी ज़मीन पर खुरों के निशानों को देखने लगा, और उसे केवल बड़े बड़े जानवरों और उन बजर्ड्स के निशान दिखे जो अभी रिसेंटली ही बने थे, जो निशान रिसेंटली अभी बने थे, क्योंकि रात में बारिश हुई थी तो सुबह से पहले के जितने निशान थे वो सभी धुल चुके थे। तो अब आगे क्या होता है स्टूडेंट्स, ये हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।